हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10 गणित विषय की न्यू वर्कबुक की सीरीज में आज हम बात करेंगे पच परख पत्र की, जो कि आपके कक्षा 10 विषय गणित से संबंधित है। यानी बिल्कुल आपके बोर्ड परीक्षा के मॉडल पेपर की तरह ही है। हमने मॉडल पेपर 1 और मॉडल पेपर 2 को अच्छे से सॉल्व करवा दिया है और आज हम बात करेंगे पच परख पत्र की। तो आपका पच परख पत्र या कह सकते हैं मॉडल पेपर, ये 3 घंटे 15 मिनट का है और कितने नंबर का होगा? 80 अंकों का। यानी बिल्कुल बोर्ड परीक्षा के पैटर्न पर यह आधारित है। देखें, पहला प्रश्न, दो संख्याओं का मसप 6 है और लसप कितना है? 20 है। यदि एक संख्या 30 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? दो संख्याओं का जो मसपा है वो 6 है और लसपा कितना है? 20 है। यदि एक संख्या 30 है तो फिर दूसरी संख्या क्या होगी, ये आपको बतानी है। देखो यहाँ पर, इसको मैं अलग पेज पे आपको सॉल्व करवा के भी बता देता हूँ, है ना। तो यहाँ पर मैं पेज ऐड कर लेता हूँ, इंसर्ट पेज एक कर लेता हूँ न्यू। ठीक, देखो यहाँ पर हम सब जानते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ के बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, वो हमें पता है। एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर होता है ए गुणा बी, यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ये रिलेशन हमें पता है। तो यहाँ पर जो एचसीएफ है, एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है। तो एचसीएफ की जगह 6। एलसीएम कितना दे रखा है? एलसीएम 120 दे रखा है। ये संख्या कितनी दे रखी है? 30। हमें दूसरी संख्या बी ज्ञात करनी है। तो बी बराबर क्या हो जाएगा? 6 गुणा 120 भाग 30। तो यहाँ से 30 से 120 कटेगा 4 बार, तो बी बराबर हो जाएगा 24। यानी वो दूसरी संख्या क्या होगी? वो दूसरी संख्या आपकी 24 होगी। ठीक, तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर स। आगे, किसी द्विघात बहुपद ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी के लिए सही कथन कौन सा है? तो यहाँ पर जो सही कथन होगा कि इसके अधिकतम से अधिकतम कितने शून्यंक हो सकते हैं? 2 शून्यंक, क्योंकि यहाँ पर चर पद की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। अतः द्विघात बहुपद के जो अधिकतम शून्यंक होंगे वो कितने होंगे? 2 होंगे। तीसरा है, मूल बिंदु और बिंदु एक्स वाई के बीच की दूरी कितनी है? आप सबको पता है कि समझ लीजिए ये आपका मूल बिंदु है 0 और 0, और ये क्या है आपका? कोई बिंदु ए है, इसके निर्देशांक है एक्स और वाई। यदि हमें इनके बीच की दूरी निकालनी है तो इनके बीच की दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अंडरवुड x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके अंडरवुड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हम यहाँ पर दूरी का सूत्र लगा देंगे। दूरी का सूत्र आप सबको पता है, d इक्वल टू अंडरवुड x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। चौथा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? रेखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के लिए। पहला कथन a1 बटा a2 यदि नॉट इक्वल टू है b1 बटा b2 के तो रेखा कैसी होगी? प्रतिच्छेदी। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरे में a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू है b1 बटा b2 के, लेकिन इक्वल टू है c1 बटा c2 के, तो ये बात भी क्या है कि रेखा कैसी होगी? संपाती होगी। ये बात भी सही है। तीसरे में a1 बटा a2 इक्वल टू है b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू है c1 बटा c2, तो रेखा समांतर होगी। ये भी सही है, यानी उपरोक्त सभी। आगे, एक समांतर श्रेणी के a1 a2 a3 से लेकर an तक पद है। यदि प्रथम पद a है तो सार्वंतर d का मान कितना होगा? a2 माइनस a1, है ना। a2 माइनस a1 ये क्या हो जाएगा? आपके सार्वंतर हो जाएगा। दूसरे पद में से पहले पद को घटा देना है। आगे, sec स्क्वायर 40 माइनस टेन स्क्वायर 40 का मान कितना होगा? हम सब जानते हैं कि sec स्क्वायर 30 सॉरी sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। यहाँ पर दोनों जगह थीटा की वैल्यू क्या है? 40 डिग्री समान है। तो यहाँ पर देखो ये वाली प्रमेय लगेगी, sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा? 1, और 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1 ही होता है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। सातवां है, किसी वर्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो किसी वर्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के साथ क्या होती है? लंबवत होती है। तो कितना कोण बनाती है? 90 डिग्री का समकोण बनाती है। आठवां, दी गई वस्तु का अवनमन कोण का दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के साथ बना कोण कौन सा होता है? तो देखो, किसी वस्तु का जो अवनमन कोण है वो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से कहां पर होता है? नीचे की तरफ बनने वाला कोण होता है।
आगे देखो 11वां, सॉरी 9वां, एक त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर है और त्रिज्या कितनी है 21 सेंटीमीटर। तो त्रिज्य खंड का आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो यहाँ पर त्रिज्य खंड के एरिया का जो सूत्र होगा वो क्या होगा, 1/2 गुणा चाप की लंबाई, चाप की लंबाई कितनी है 22 सेंटीमीटर, गुणा त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है 21 सेंटीमीटर। तो 2 से 22 कटेगा 11 बार, 11 गुणा 21 कितना होगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10वां है, प्रत्येक 1 सेंटीमीटर व्यास वाली धातु की 21 गोलियों का कुल आयतन कितना होगा। तो यहां पर देखो क्या दे रखा है व्यास, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। गोले का आयतन हमें पता है, 21 गोले का आयतन निकालना है। तो 21 गुणा क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, 21/3 पाई आर क्यूब। तो 21 गुणा 4/3 गुणा 22/7 गुणा आर क्यूब। त्रिज्या, व्यास 1 सेंटीमीटर है, त्रिज्या कितनी होगी 1/2 और 1/2 का हमें क्या निकालना है घन। तो यहाँ पर 21 गुणा 4/3, इसको सोल्व कर लो आप चाहे तो। देखो 7 तिया 21, 3 से 3 कट जाएगा, ये कितना होगा 4 गुणा 22 गुणा 1/8। यहाँ से कितना कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 11 बार। तो इसका जो आयतन आएगा क्या आएगा 11 सेंटीमीटर क्यूब। कितना आएगा 11 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। आगे देखो 11वां, किसी गेंदबाज के द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या निम्नलिखित है, तो इसका बहुलक क्या होगा। तो सबसे अधिक बार कौन आ रहा है, सबसे अधिक बार देखो 2 2 2 आ रहा है, तो इसका बहुलक होगा 2। अगला है 12वां, जागृति के जन्मदिन को मनाने की प्रायिकता 0.08 है, न मनाने की प्रायिकता कितनी होगी। तो न मनाने की प्रायिकता आप सबको पता है, 1 में से मनाने की प्रायिकता को घटा देंगे तो 1 माइनस 0.08 कितना हो जाएगा 0.92, 0.92 हो जाएगा। आगे देखें प्रश्न संख्या 2 दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहली खाली जगह है, एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर चक्कर लगाने में प्रतिभा को 18 मिनट जबकि पूजा को 12 मिनट लगते हैं। वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम 18 और 12, इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा 36। यानी कि प्रतिभा और पूजा दोनों ही 36 मिनट के बाद दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, एक ही स्थान पर मिलेंगे। दूसरा, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि यदि इनके संगत कोण, यदि इनके संगत कोण कैसे हो, इनके जो संगत कोण है वो क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। यदि इनके संगत कोण बराबर हो और इनकी जो संगत भुजाएं हैं वो संगत भुजाएं कैसी होनी चाहिए, संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। आगे देखो, यदि tan a बराबर 3/4 है तो आपको किसका मान निकालना है, साइन a का। ये यहां पर नहीं छपा है, आपको साइन a का मान निकालना है। tan a का मान कितना दिया हुआ है 3/4, तो आपको मान किसका निकालना है, आपको मान निकालना है साइन a का। तो देखो इसको मैं यहां पर अलग से सॉल्व करवा लेता हूं। यहां पर आपके प्रश्न संख्या है दूसरे का तीसरा, क्या दे रखा है tan a बराबर दे रखा है 3/4। हमें पता है tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार ये है, तो कर्ण क्या हो जाएगा, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहां पर कितना हो जाएगा 9 + 16 यानी कि 25, कर्ण स्क्वायर बराबर 25। तो कर्ण बराबर कितना होगा √25 यानी कि 5। अब बात करें साइन ए की, साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 5, तो साइन ए का मान कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा 3/5। चौथा देखो, संख्याएं
अंडरवुड 2, अंडरवुड 8, अंडरवुड 18, अंडरवुड 32 क्या एक एपी है अथवा नहीं, क्या एक समांतर श्रेणी है अथवा नहीं, ये आपको बताना है। तो देखें यहाँ पर चौथा सवाल है आपका, क्या दे रखा है, संख्या दे रखी है अंडरवुड 2, अंडरवुड 8, रूट 18, रूट 32। इसी को मैं देखो कैसे लिख सकता हूं, या रूट 2, रूट 8 को लिख सकता हूं मैं 2 रूट 2, रूट 18 को 3 रूट 2, रूट 32 को 4 रूट 2। अगर मैं सार्वंतर निकालूं तो देखो 2 रूट 2 माइनस 2, दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है, कितना आएगा रूट 2। इसी तरह मैं सार्वंतर निकालो 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, कितना आएगा रूट 2। इसी तरह 4 रूट 2 में से 3 रूट 2 को घटाना है तो कितना आएगा रूट 2। यहाँ पर लिखेंगे डी क्या है, डी सभी में समान है, डी सभी में समान है, यानी सार्वंतर सबके अंदर समान है। अतः यह क्या है, अतः यह एक एपी है, अतः यह एक क्या है एपी, यानी कि आपकी एक समांतर श्रेणी है। ठीक, आगे देखो अगला प्रश्न है, एक बंटन दिया हुआ है 2 3 2 4 2 3 2 5 का माध्यक क्या है, आपको माध्यक निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं, इसी को भी दूसरे पेज पे सॉल्व करवाता हूं। देखो यहां पर पांचवा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आरोही क्रम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आरोही क्रम। 2 कितनी बार है, 4 बार है। 3 कितनी बार है, 2 बार। 4 और 5। यहां पर पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या n, n का मान दिया हुआ है 8, जो कि क्या है सम संख्या है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 8 का आधा 4, यानी चौथे और पांचवें पद को जोड़ के 2 का भाग देना पड़ेगा। तो यहां पर माध्यक कौन सा पद, फोर्थ पद, क्योंकि 8 का आधा 4 होता है, प्लस फिफ्थ पद, चौथा पद और पांचवा पद, इन दोनों को जोड़ के हम 2 का भाग दे देंगे। तो चौथा पद है 2, पांचवा पद है 3 बटे में 2, 5 बटा 2, यानी 2.5 आपका क्या होगा माध्यक होगा। कितना हो जाएगा माध्यक, 2.5। अगला, एक फिसल पट्टी की ऊंचाई 1.5 मीटर है, जो भूमि से 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो फिसल पट्टी की आपको क्या निकालनी है, फिसल पट्टी की लंबाई निकालनी है। इसको भी देखो मैं यहां पर सॉल्व करवा लेता हूं। क्वेश्चन नंबर है दूसरे का छठा, दूसरे का छठा। सबसे पहले क्या दे रखा है आपके पास, बोल रहा है कि एक फिसल पट्टी है, ये भूमि के साथ कितना कोण बनाती है 60 डिग्री का। तो ये फिसल पट्टी है ए बी सी, ये 90 डिग्री है और ये 60 डिग्री का कोण बना रही है। फिसल पट्टी की जो ऊंचाई है वो कितनी है 1.5 मीटर है। तो हमें क्या करना है, इस फिसल पट्टी की लंबाई, यानी ये वाली भाग फिसल पट्टी का जो लंबाई है वो निकालनी है। ठीक, तो यहां पर देखो साइन ए, साइन ए क्योंकि लंब और कर्ण है, तो साइन ए लंब बटा कर्ण, लंब कितना है ए बी है, कर्ण कितना है ए सी है। थीटा कितना दे रखा है साइन 60, ए बी का मान 1.5, ए सी में नहीं पता है तो ए सी ऐसा का ऐसा। साइन 60 का मान होता है अंडरवुड 3 बटा 2 बराबर 1.5 बटे में ए सी। ए सी का मान 2 का इधर गुणा हो जाएगा, 1.5 का गुणा 2 से बटे में √3, इसका गुणा हो जाएगा 3 बटे में √3। 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 गुणा √3 बटे में √3, √3 से √3 कट जाएगा, ए सी बराबर हो जाएगा √3 मीटर। ये हो जाएगा आपका हल। ठीक, आगे बढ़े। तीसरा, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। कौन से प्रश्न, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। देखो पहला, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यांक 4 है और 1 है। देखें इसको मैं अलग पेज पे सॉल्व करवाता हूँ, सभी प्रश्नों को मैंने यहाँ पर अलग से लिख रखा है ना। तो देखें इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा शून्यंकों का योग कितना होगा 4 + 1 यानी कि 5, तथा अल्फा गुणा बीटा शून्यंकों का गुणनफल कितना होगा 4 गुणा 1 यानी कि 4 होगा। फिर हम क्या करेंगे, आपका द्विघात बहुपद
द्विघात बहुपद ज्ञात करने का जो सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा। यहाँ पर मान रख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 5x, अल्फा गुणा बीटा कितना है 4। तो बहुपद पी एक्स बराबर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 और यही आपका अभीष्ट हल होगा। अगला है इसी का दूसरा, तीसरे का दूसरा क्या दे रखा है कि कक्षा 10 में 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया, इसको आपको बीज गणितीय रूप में लिखना है। तो यहां पर देखो क्या करेंगे, हम लिखेंगे माना लड़कों की संख्या x है, लड़कों की संख्या कितनी है x तथा लड़कियों की संख्या कितनी है y है, तथा लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या y है, लड़कियों की संख्या y है। अतः बीज गणितीय रूप क्या होगा, अतः जो आपका बीज गणितीय रूप है वो होगा x प्लस वाई बराबर 10 हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। अगला है आपका कि फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, दूसरी में 21 हैं, तीसरी में 19 हैं और अंतिम पंक्ति में कितने पौधे हैं 5 हैं। तो आपको क्या करना है कि इस क्यारी के अंदर कितनी पंक्तियां हैं वो आपको पता लगाना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो देखो पहली पंक्ति में 23 है, फिर 21 है, फिर 19 है, दो दो क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, यानी अंतर समान है। तो सीधी सी बात ये क्या है आपकी एक समांतर श्रेणी है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि यह एक समांतर श्रेणी है, यह एक समांतर श्रेणी है जिसमें जिसमें प्रथम पद ए बराबर कितना है 23 है, या A1 बराबर A2 बराबर 21 है, A3 बराबर 19 है, तथा जो अंतिम पद है AN वो कितना है 5 है। ठीक, तो सबसे पहले यहां पर हमें क्या निकालना पड़ेगा, डी निकालेंगे। अतः सार्वअंतर डी का मान कितना होगा 21 माइनस 23 यानी माइनस का 2। फिर लिखेंगे हम जानते हैं कि वी नो दैट ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी होता है। ए एन का मान 5 है, ए का मान 23 है, एन का मान ज्ञात करना है, डी का मान -2 है। इस पूरे को सॉल्व करेंगे, 5 बराबर 23 माइनस 2n माइनस 2। तो यहां पर 23 ये प्लस 2, ठीक है 23 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा 25 माइनस 2n, 2n बराबर हो जाएगा 20, n बराबर हो जाएगा 10। तो लिखेंगे अतः क्यारी में कुल पंक्तियां कितनी है 10 है। अतः क्यारी में कुल पंक्तियां कितनी है 10 है। ठीक, आगे बढ़े हम। चौथा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 29 है, बी सी बराबर 21 है, तो आपको ए सी का मान ज्ञात करके बताना है। देखो यहां पर ए है, ये बी 90 डिग्री दे रखा है, और सी है ये 21 दे रखा है, ये कितना दे रखा है 29। तो यहां पर सॉल्यूशन त्रिभुज ए बी सी में वही पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी है आपका 29, तो 29 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर होता है 841, 21 का स्क्वायर होता है 441। तो ए सी का स्क्वायर दोनों को जोड़ देंगे 1282, ए सी बराबर रूट 1282, ए सी बराबर हो जाएगा 35.80 इकाई। यही आपका हल होगा। आगे बढ़े, कॉट स्क्वायर 45 माइनस कोसेक स्क्वायर 45 का मान कितना होगा। तो देखो हम लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि कॉट 45 का मान होता है 1 और
और कोसेक 45 का मान होता है वो होता है √2। ठीक, अतः कॉट स्क्वायर 45 माइनस कोसेक स्क्वायर 45 कितना होगा? तो 1 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो 1 माइनस 2 यानी माइनस का 1 क्या हो जाएगा? आपका अभिष्ट हल हो जाएगा। आगे बढ़े हम। छठा है, tan P का मान 5/12 है और यदि कोण Q बराबर 90 डिग्री है तो tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करके आपको बताना है। देखो यहाँ पर पहले प्रश्न में क्या स्थिति दे रखी है वो आपको समझाता हूं। यहाँ पर ये tan P की बात हो रही है तो P इधर है, यहाँ पर Q 90 डिग्री है और यहाँ पर क्या है आपका R है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो देखो tan P बराबर 5/12 है तथा कोण Q बराबर क्या है? 90 डिग्री। अब जब कोण Q बराबर 90 डिग्री है इसका मतलब कोण P और कोण R इन दोनों का योग कितना होगा? 90 डिग्री। तो लिखेंगे कि कोण Q बराबर 90 डिग्री है, इसलिए कोण P प्लस कोण R का मान कितना होगा? 90 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है। तो यदि एक 90 है तो बाकी दो का योग भी कितना होगा? 90 डिग्री। तो यहां से अतः कोण R बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस कोण P का मान, है ना। तो यहां पर कोट R बराबर क्या हो जाएगा? कोट R बराबर मैं लिख सकता हूं कोट 90 डिग्री माइनस कोण P। तो कोट 90 माइनस P किसके बराबर होगा? tan P के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ? कोट R बराबर है tan P के और ये दोनों बराबर है 5/12 के। इस वजह से आपके tan P माइनस कोट R, tan P है 5/12, कोट R भी है 5/12, उत्तर कितना आएगा? 0 आ जाएगा। ठीक, आगे बात करें। सातवां, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर यानी सीधी खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर स्थित है। यदि शिखर का अवनमन कोण 60 डिग्री हो तो फिर आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करके बतानी है। देखो यहां पर सबसे पहले चित्र बना लेते हैं। ये एक चित्र है, ये आपकी ए बी एक मीनार है ना। और ये जो आधार की मीनार के आधार से जो पाद बिंदु की दूरी है वो कितनी है? 15 मीटर है और यहाँ पर अवनमन कोण कितना है? 60 डिग्री है। ठीक, तो यहाँ पर सॉल्यूशन, यहाँ पर आप चाहे तो मीनार की ऊंचाई मान भी सकते हो, नहीं मानोगे तो भी चलेगा। तो देखो tan 60 डिग्री बराबर लंब कितना है? ए बी है, आधार कितना है? बी सी है। tan 60 का मान कितना होता है? √3 ए बी और बी सी कितना है? 15। तो ए बी का मान कितना आ जाएगा? 15√3 मीटर लिखेंगे। अतः मीनार की ऊंचाई 15√3 मीटर है। कितनी है? 15√3 मीटर है। आठवां देखो, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है। तो आपको PQ की लंबाई ज्ञात करके बतानी है। देखो ये एक वर्त है, ये इसका केंद्र है, यहां से एक स्पर्श रेखा जा रही है जो बिंदु P पर यहां पर टच कर रही है ना। हमने बिंदु P को O से मिला दिया, यहां पर एक बिंदु Q है और इस Q बिंदु को भी हमने किससे मिला दिया? OQ से। OQ दे रखा है 12 सेंटीमीटर, OP दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ये यहाँ पर लंब है 90 डिग्री। तो ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। तो सॉल्यूशन लिखेंगे समकोण त्रिभुज OPQ में OP बराबर 5 सेंटीमीटर है तथा OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है। अतः कर्ण का स्क्वायर यानी OQ का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। OQ कितना है? 12 है, 12 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर।
पी क्यू का स्क्वायर बराबर 144 माइनस 25, पी क्यू का स्क्वायर बराबर 119, पी क्यू बराबर √119 सेंटीमीटर। यही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक, आगे बढ़े हम। प्रश्न संख्या 9। एक पेड़ की छाया उसकी मीनार की छाया की √3 गुना है, तो आपको उन्नयन कोण ज्ञात करके बताना है। देखो यहां पर प्रश्नों को पहले समझो। कुछ ऐसी स्थिति है, ये आपका ए बी एक पेड़ है, पेड़ की ऊंचाई हमें नहीं पता, तो हमने कितनी मानी, h है, और ये क्या है, इसकी परछाई है। यहां पर कितना है, ये मान लो c, ए बी और c मान लो। और ये जो क्या बोल रहा है, पेड़ की छाया उसकी मीनार की छाया की कितनी है, √3 गुना है। एक पेड़ की छाया उसकी मीनार की छाया की √3 गुना है, तो आपको क्या निकालना है, उन्नयन कोण ज्ञात करके बताना है। तो देखो यहां पर, तो एक पेड़ की छाया उसकी मीनार की छाया नहीं है, ये गलत छपा है, उसकी परछाई की छाया है। कितना है, उसकी परछाई की छाया की कितनी है, √3 गुना है। तो देखो यहां पर सॉल्यूशन, माना पेड़ की ऊंचाई कितनी है, h है, और परछाई कितनी है, x है, और परछाई की जो लंबाई है वो कितनी है, x है। ठीक, अतः प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार जो h है पेड़ की ऊंचाई, वो उसकी परछाई की कितनी है, √3 गुना, तो 3x, √3x, तथा माना उन्नयन कोण कितना है, थीटा है, तथा माना उन्नयन कोण वो कितना है, थीटा है। तब tan थीटा बराबर लंब बटा आधार ए बी बटा बी सी। यहाँ पर tan थीटा, ए बी कितना है, ए बी एच है, बी सी कितना है, एक्स है। तो tan थीटा बराबर h का मान किसके बराबर था, समीकरण 1 से √3x के बराबर बट्टे में x। तो tan थीटा बराबर क्या हो गया, √3, √3 किसका मान होता है, tan 60 का। तो tan 60 बराबर, या tan थीटा बराबर tan 60, तो यहां पर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। यही आपका अभीष्ट हल होगा। ठीक, आगे देखो 10वां। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त का चाप केंद्र पर 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो चाप की लंबाई निकालो। यहाँ पर r बराबर कितना है, 7 सेंटीमीटर है, और थीटा बराबर कितना है, 30 डिग्री। हमें क्या निकालनी है, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई का सूत्र क्या है, थीटा बटे 360 गुणा 2πr। थीटा है 30 बट्टे में 360 गुणा 2 गुणा 22/7 गुणा 7। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 11/3 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई कितनी होगी, चाप की लंबाई होगी 11/3 सेंटीमीटर। यही आपका अभीष्ट हल है। 11वां देखो, पासे को एक बार फेंकने पर संख्या 8 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। यहां पर लिखेंगे कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि, एक पासे में, एक से 6 तक की संख्या ही होती है। 1 से 6 तक की संख्याएं ही होती है। संख्या 8 पासे पर नहीं होती। संख्या 8 पासे पर नहीं होती है। इसलिए संख्या 8 प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी होगी, 0 होगी। अगला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, आप सब जानते हैं, लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। ठीक,
ये हो गया आपका तीसरा प्रश्न पूरा, जिसके तहत कुल मिला के 12 भाग दिए हुए थे। आगे बढ़ते हैं खंड ब, जहां पर प्रत्येक प्रश्न आपके 2 अंक का है। चौथा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि अंडरवुड 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर अंडरवुड 3 भी पूछ सकता है, अंडरवुड 2 भी पूछ सकता है, अंडरवुड 7 भी पूछ सकता है। तो ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा के अंदर पूछा गया है, तो ये प्रश्न आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर मैंने अलग से लिख रखा है। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ पर लिखेंगे मान लीजिए कि अंडरवुड 5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? अंडरवुड 5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अंडरवुड 5 को मैं a बटा b के रूप में लिख सकता हूं, जहां पर a और b क्या है आपकी, जहां पर a और b आपकी सह अभाज्य संख्या है। क्या है? सह अभाज्य संख्या, यानी कि जिनका HCF कितना है? 1 है। a और b सह अभाज्य संख्या है, और b है वो नॉट इक्वल टू क्या है? 0 है, यानी b है वो 0 के बराबर नहीं है। ये मान लिया। अब हम दोनों भागों का क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो क्या होगा? अंडरवुड 5 का स्क्वायर बराबर a बटे में b का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 बराबर a स्क्वायर बटे में b स्क्वायर। तो यहां से a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 5b का स्क्वायर। ठीक, इसका मतलब क्या है? लिखेंगे इसका मतलब है कि इसका मतलब यह है कि a स्क्वायर 5 से विभाज्य है। ए स्क्वायर क्या है? ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसीलिए ए भी क्या होगा? 5 से विभाज्य होगा, इसीलिए ए भी 5 से विभाज्य है। ठीक, आगे देखो, फिर हम कहेंगे कि माना ए बराबर कितना है? ए बराबर 5c है, जहां पर c क्या है? एक पूर्णांक है, जहां c एक पूर्णांक है। फिर वही दोनों भागों का वर्ग कर देंगे, तो 5c का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, यानी 25c का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ए स्क्वायर किसके बराबर था? 5b के स्क्वायर से। तो यहाँ पर लिख देंगे 25c का स्क्वायर बराबर 5b का स्क्वायर, समीकरण 1 से। इसको दे दो समीकरण 1, समीकरण 1 से। तो यहाँ से हमें क्या पता चला? 5c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, इसका मतलब ये है कि इसका यहाँ पर लिख देंगे, इसका मतलब यह है कि बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है। बी स्क्वायर किससे विभाज्य है? 5 से विभाज्य है, इसलिए बी भी 5 से विभाज्य है। ठीक, यानी ए और बी दोनों ही 5 से विभाज्य है। तो आगे यहाँ पर मैं एक अलग पेज ऐड कर लेता हूं। यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर आगे हम लिख लेंगे कि इसलिए समीकरण 1 और 2 से, है ना, यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से, इसको दे दो 1, इसको दे दिया 2। तो इसलिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि कि ए और बी दोनों ही ए और बी दोनों ही 5 से क्या है? दोनों ही 5 से विभाज्य है। दोनों ही 5 से विभाज्य है, जो हमारी परिकल्पना के विपरीत है। जो हमारी परिकल्पना
के विपरीत है कि ए और बी सह अभाज्य संख्या है। ए और बी सह अभाज्य संख्याएं है। तो हम लिखेंगे इसीलिए हमारी परिकल्पना क्या है, इसीलिए हमारी परिकल्पना गलत है। इसीलिए हमारी परिकल्पना गलत है और अंडरवुड 5 एक अपरिमेय संख्या है। और अंडरवुड 5 क्या है, आपकी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, ये हो गया प्रश्न संख्या 4। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, द्विघात बहुपद के क्या निकालने हैं, आपको शून्यांक निकालने हैं। तो लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद के शून्यांक का तात्पर्य है पी एक्स बराबर 0, यानी हमें इस बहुपद को 0 के बराबर रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो 4u का स्क्वायर प्लस 8u बराबर 0, यहाँ से 4u कॉमन ले लिया, क्या बचा u प्लस 2 बराबर 0। तो 4u बराबर 0, u बराबर 0, फिर u प्लस 2 बराबर 0, u बराबर माइनस का 2। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः बहुपद के शून्यांक, बहुपद के शून्यांक 0 और -2 है, 0 और -2 है। आगे बढ़े। छठा है बिंदुओं a, b और -a, -b के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो सीधी सी बात है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, d बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहां पर देखो -a का स्क्वायर प्लस -b का स्क्वायर। तो यहां हो जाएगा -2a का स्क्वायर प्लस -2b का स्क्वायर। तो यहां से 4a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर। तो यहां से 4 कॉमन आ जाएगा, यहां से 4 क्या हो जाएगा, अंदर कॉमन आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो 4 रूट में है तो बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 2, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके d का मान। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, एक नदी के 3 मीटर ऊंचे पुल से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो आपको नदी की चौड़ाई ज्ञात करके बतानी है कि नदी की चौड़ाई कितनी होगी। देखो यहां पर एक नदी बना लेते हैं पहले, और इसके ऊपर क्या है, आपका एक पुल है, इधर पुल मान लिया। यहां पर कुछ ऐसी स्थिति दी गई है, मैं समझाता हूं अभी, ठीक है। देखो ये क्या है, आपकी एक नदी है, कौन सी है, बी सी, ये बिंदु डी मान लिया। फिर ये आपका ए बिंदु है, यहाँ से एक अवनमन कोण 30 डिग्री है और एक कितना है 45 डिग्री। तो ये वाला भी कितना होगा 30 डिग्री, और ये वाला कितना होगा 45 डिग्री। ये क्या है, आपका पुल है। तो सबसे पहले ज्ञात क्या करना है, नदी की चौड़ाई लिखेंगे, ज्ञात करना है नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई जो किसके बराबर होगी, बी डी प्लस डी सी के बराबर, बी डी प्लस डी सी के बराबर होगी। ये हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले त्रिभुज ए बी डी में, यहाँ पर देखो ए बी डी लंब और आधार की बात हो रही है, तो tan 30 डिग्री, ये देखो लंब है और ये आधार है। तो ऊंचाई कितनी दे रखी है, 3 मीटर, ये 3 मीटर दे रखा है कि नदी से 3 मीटर ऊंचे पुल है। तो यहाँ पर tan 30 बराबर ऊंचाई लंब कितना है AD और आधार कितना है BD। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। AD का मान कितना है 3, और BD हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो BD बराबर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3√3 मीटर। कितना हो जाएगा, 3√3 मीटर। ठीक इसी तरह त्रिभुज ADC में, आगे देखो त्रिभुज ADC में यहाँ पर क्या होगा, tan 45 डिग्री बराबर AD
बटे में DC। तो tan 45 का मान 1 होता है, AD का मान 3 है, DC बराबर कितना हो जाएगा 3 मीटर। कितना हो जाएगा 3 मीटर। आगे लिखेंगे नदी की कुल चौड़ाई, नदी की कुल चौड़ाई बराबर BD प्लस DC। BD कितना था 3/3, DC कितना है 3। तो यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो √3 प्लस 1 मीटर, ये हो जाएगा आपका उत्तर। ठीक, आगे बात करूं मैं प्रश्न संख्या 8 की। मानवी को जन्मदिन के उपहार के रूप में क्या मिला, एक लड्डू मिला है जिस पर रंग नहीं किया गया। वह इस पर अपने मोमियो रंगों से क्या करना चाहती है, रंग करना चाहती है। वह लट्टू शंकु के आकार का है जिसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। लट्टू की कुल ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, इसका व्यास 3.5 सेंटीमीटर है। उसके द्वारा रंग किए जाने वाले का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो सबसे पहले आपको चित्र को समझना पड़ेगा कि चित्र क्या कह रहा है। तो यहां पर सबसे पहले एक शंकु है, ये एक शंकु है, ठीक है, ये एक शंकु बना दिया। और इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर एक अर्धगोला है। क्या है, इसके ऊपर एक अर्धगोला है, ये बना दिया इसके ऊपर एक अर्धगोला। ठीक, फिर बात करूं इसकी हाइट की। देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, इसकी तिर्यक ऊंचाई L हो जाएगी, ये होगी इसकी तिर्यक ऊंचाई L। फिर ये कुल ऊंचाई, जो टोटल ऊंचाई है यहां से लेकर यहां तक की, वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 5 मीटर। कितनी दे रखी है, सॉरी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। इसका व्यास कितना दे रखा है, इसका व्यास दे रखा है 3.5। ये पूरा जो व्यास है, ये पूरी जो दूरी है वो कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, है ना। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, अगर इसकी त्रिज्या की मैं बात करूं तो ये जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी इसकी आधी यानी 1.75 सेंटीमीटर। आ गया समझ में। अब देखो सबसे पहले क्या दे रखा है, यहाँ पे लिखेंगे लट्टू की त्रिज्या, लट्टू की त्रिज्या R, व्यास कितना है 3.5, 2 का भाग दे देंगे 1.75 सेंटीमीटर, ठीक है। और यही क्या होगी, आपके अर्धगोले की ऊंचाई भी होगी। ये जो त्रिज्या है क्या होगी, अर्धगोले की ऊंचाई भी होगी। लिखेंगे अतः अर्धगोले की ऊंचाई, अतः अर्धगोले की ऊंचाई लट्टू की त्रिज्या के बराबर होगी, लट्टू की त्रिज्या के क्या होगी, बराबर होगी, जो कि 1.75 सेंटीमीटर है। ठीक, अतः शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई देखो, शंकु की ऊंचाई कितनी होगी, शंकु की ऊंचाई टोटल ये लट्टू की ऊंचाई 5 थी, इसमें से ये वाला घटा दो ऊपर का 1.75, ये ऊपर का घटा दिया तो पीछे कितना बचा 3.25 सेंटीमीटर। ये कितना है 3.25 सेंटीमीटर है। ठीक, फिर हमें क्या निकालना है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr², तो 2 × 22/7 गुणा 1.75 का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे, यह आएगा 19.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होता है πr_l, क्या होता है πr_l। तो सबसे पहले हमें l निकालना पड़ेगा, तो l बराबर क्या होता है √r² प्लस h²। यहां से देखो r का मान है 1.75 का स्क्वायर, h का मान है 3.25 का स्क्वायर। ठीक, यहां पर हमें इसको सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा 3.0625 और ये हो जाएगा 10.5625। इसको हम सॉल्व करेंगे तो L का मान यहाँ पर आ जाएगा 13.625, इसका रूट हटाएंगे, यह आएगा 3.69 सेंटीमीटर। कितना आएगा 3.69 सेंटीमीटर आ जाएगा।
अब देखो आगे, तो आगे मैं अलग पेज ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पर एक और खाली पेज, ये मैंने पेज ऐड कर लिया। अब देखो, अब मैं क्या करना है, शंकु का वक्रपष्टीय क्षेत्रफल निकालना है। हमने एल निकाल दिया। आगे शंकु का वक्रपष्टीय क्षेत्रफल, वो क्या था, पाई आर एल। तो 22/7, आर का मान 1.75 और एल का मान है 3.69। इसको सॉल्व करेंगे, आएगा 20.35 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक। फिर रंग किए जाने वाले भाग का कुल क्षेत्रफल, रंग किए जाने वाले भाग का कुल क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे, अर्धगोले का वक्रपष्टीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्रपष्टीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 19.25 प्लस 20.35 वर्ग सेंटीमीटर, इसको जोड़ेंगे कुल आ जाएगा 39.6 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका कुल एरिया जिस पर रंग किए जाना है। ठीक, ये था प्रश्न संख्या 8 आपका। आगे देखो, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित आंकड़ों का आपको क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। देखो सीधी सी बात है, यहाँ पर माध्यक निकालना है तो पहले इन आंकड़ों को हमें आरोही क्रम के अंदर या अवरोही क्रम के अंदर जमाना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा आंकड़ों का आरोही क्रम। क्या लिखूंगा, आंकड़ों का आरोही क्रम। यहाँ पर लिख देंगे आंकड़ों का आरोही क्रम, आंकड़ों का आरोही क्रम। सबसे छोटी संख्या 20 है, फिर 25 है, फिर आपकी 28 है, फिर आपका 29 है, फिर आपका 33 है, फिर 38, फिर 42 और फिर कितना है 73। अब हमें इस आंकड़ों के अनुसार क्या करनी पड़ेगी, आपको टेबल बनानी पड़ेगी, है ना। तो देखें कैसे टेबल बनाएंगे हम। यहाँ पर ये होगा प्राप्तांक के लिए, फिर ये होगी विद्यार्थियों की संख्या आगे, प्राप्तांक, फिर विद्यार्थियों की संख्या, फिर क्या होगा आपका संचयी बारंबारता। ठीक, इस तरह के आप एक टेबल बनाएंगे अपनी कॉपी में और परीक्षा में भी आपको इसी प्रकार की टेबल बनानी है। ठीक, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे प्राप्तांक, यहाँ पर लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या यानी FI, और यहाँ पर क्या होगा CF। देखो यहाँ पर 20, फिर 25, फिर 28, फिर 29, 33, 38, 42 और 73। इस तरह आप आंकड़ों को लिख देंगे। फिर इनकी बारंबारता इसके अनुसार 20 की कितनी है 6 है, 25 की कितनी है 25 की है 20, है ना। फिर 28 की कितनी है 24, फिर 29 की 28, फिर 15, फिर 4, फिर 2 और फिर 1, है ना। यहाँ पर आपके सिग्मा n का मान कितना हो जाएगा, या n का मान कितना हो जाएगा, n का मान हो जाएगा यहाँ पर 100। ठीक, फिर CF, ये 6, 20 और 6 26, 26 और 24 50, 78, फिर 93, 97, 99 और 100। ठीक, आगे देखो यहाँ पर फिर लिखेंगे यहाँ n बराबर 100, अतः n/2 बराबर 100/2 यानी कि 50। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे कि संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता CF, ठीक है, 50 के ठीक बराबर है, ठीक बराबर है, अतः अतः माध्यक, माध्यक क्या होगा, माध्यक आपका 28 होगा। माध्यक कितना है आपका, माध्यक आपका 28 है, क्योंकि 50 के लिए प्राप्तांक कितना है 28 है। ठीक, आगे देखो प्रश्न संख्या 10 है, y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करो
जो बिंदुओं ए 6,5 और बिंदु -4,3 से क्या हो, समदूरस्थ हो। तो सीधी सी बात है, y अक्ष पे ज्ञात करना है, यानी x अक्ष का मान क्या होगा, इसके लिए 0 हो जाएगा। तो ये कोई बिंदु है a 6,5 और b है -4,3। यहाँ पर कोई बिंदु P है, तो यहाँ पर y अक्ष पे ज्ञात करना है, यानी x का मान कितना होगा, 0 होगा, है ना। तो सबसे पहले दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, 0 होगी। तो लिखेंगे माना y अक्ष पर बिंदु P 0, y है, ठीक है। फिर पी ए बराबर क्या होगा, पी बी, क्योंकि समदूरस्थ है। पी ए बराबर पी बी है, क्योंकि ये समदूरस्थ है। दोनों भागों का वर्ग कर देंगे, पी ए बराबर पी बी का स्क्वायर। तो यहां पर आगे देखो कैसे सॉल्व करेंगे, पी ए का वर्ग। तो पी ए का मतलब क्या है, ए और पी के बीच का। तो x2 माइनस x1 यानी 0 माइनस 6 का स्क्वायर, और y2 माइनस y1 यानी y माइनस 5 का स्क्वायर। फिर पी बी, तो 0 प्लस 4 का स्क्वायर, है ना, 0 प्लस 4 का स्क्वायर और y माइनस 3 का स्क्वायर, y माइनस 3 का स्क्वायर। तो यहां पर देखो आगे, यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। ये कितना होगा, 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y। तो यहां से वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, 36 और 25, और यहाँ पर 16 और 9, 16 और 9 कितना हो गया, 25। तो 25 से ये 25 भी कट गया। अब देखो 4y बराबर कितना हो जाएगा, 36, y बराबर कितना होगा, 9। लिखेंगे अतः बिंदु P के निर्देशांक, अतः बिंदु P के जो निर्देशांक है वो 0,9 है। कितने हैं, 0,9 है। आगे प्रश्न संख्या 11, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो फिर अन्य दो भुजाएं आपको ज्ञात करके बतानी है। देखें कैसे ज्ञात करेंगे। यहां पर सबसे पहले मैं एक डायग्राम बना लेता हूं। ये बना लिया डायग्राम। अब देखो ये ए है, ये बी मान लिया और ये सी मान लिया। क्या कह रहा है कि ऊंचाई है वो इसके आधार से 7 कम है। तो हमने आधार कितना मान लिया, x। आधार कितना मान लिया हमने, आधार हमने मान लिया x सेंटीमीटर। तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, x माइनस 7, और कर्ण कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर। हमें दोनों भुजाएं निकालनी है। लिखेंगे माना आधार, माना त्रिभुज का आधार, माना त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई, ऊंचाई कितनी होगी, x माइनस 7 सेंटीमीटर, तथा कर्ण, कर्ण कितना है, 13 सेंटीमीटर। फिर त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, तो ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर बराबर x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां से देखो एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर 169। तो यहाँ पर देखो इसको हल करेंगे, समीकरण क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। तो x माइनस 12 और x प्लस 5 बराबर 0, ये इसके हो गए दो गुणनखंड। तो x बराबर 12 या फिर x बराबर माइनस का 5। अब देखो x कभी भी क्या नहीं हो सकता, ऋणात्मक नहीं हो सकता, क्योंकि दूरी है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। x ऋणात्मक नहीं हो सकता, आधार कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। अतः आगे लिखेंगे अतः आधार
x बराबर 12 सेंटीमीटर तथा जो आपकी ऊंचाई है, ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 12 माइनस 7 यानी कि 5 सेंटीमीटर है। ठीक, ये हो गया आपका प्रश्न संख्या 11। आगे प्रश्न संख्या 12, वह अनुपात ज्ञात करो जिसमें बिंदुओं ए 1, -5 और बी -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है और इस विभाजित बिंदु के निर्देशांक आपको क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। ठीक, देखो यहां पर सबसे पहले ये कोई रेखाखंड है, ये ए के निर्देशांक 1, 5 है, बी के हैं 1, -5 है। ठीक है, ए के निर्देशांक कितने हैं, 1, -5, 1, -5। बी के निर्देशांक है आपके -4, 5। इसको कोई बिंदु क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है पी। एक्स अक्ष से विभाजित होता है तो y का मान कितना होगा, 0। और ये अनुपात हमने माना k/1 है। कितना माना, k/1। लिखेंगे माना अनुपात k/1 है। ठीक है, फिर विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से विभाजन बिंदु, विभाजन बिंदु P एक्स वाई बराबर क्या होगा, यहां पर m1x2, m1x2 यानी k गुणा -4 प्लस m1x2 प्लस m2x1, m2x1 तो 1 1 बटे में m1 प्लस m2 k प्लस 1, फिर m1y2 है ना, m1y2, फिर m1y2 और m1y2, फिर y1 m2, तो y1 कितना है, y1 है आपका -5 और m2 कितना है 1 बटे में k प्लस 1। आगे देखो ये कितना हो जाएगा, -4k प्लस 1 बटे में k प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 5k -5 बटे में k प्लस 1। ठीक, फिर बिंदु कहां पर, एक्स अक्ष पर है, बिंदु एक्स अक्ष पर है, इसलिए y बराबर क्या होगा, 0, इसलिए y बराबर 0 होगा। तो y का मान क्या है, 5k -5 बटे में k प्लस 1। ठीक है, यहां पर बराबर में कितना हो जाएगा, 0। तो यहां से 5k बराबर 5, k बराबर क्या होगा, प्लस का 1। तो लिखेंगे कि आगे अतः अनुपात कितना है, 1:1 है तथा विभाजन बिंदु के निर्देशांक तथा विभाजन बिंदु के निर्देशांक कितने होंगे, तो यहां पर विभाजन बिंदु के निर्देशांक -3, 2 और कितना है, 0 है। कैसे पता चला, x का मान निकालने के लिए तो -4, k की जगह कितना रखा, 1 प्लस 1 बटे में 1 प्लस 1, तो -4 प्लस 1 बटे में 2, -3/2, यहां से निकला है आपका x का मान। आगे बात करें प्रश्न संख्या 13 की, निम्नलिखित बंटन का पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात करो। तो पहली बात तो यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर पदों के बीच का जो अंतर है वो समान नहीं है ना। तो क्योंकि यहां पर जो विचलन है, देखो यहां पर 20 और 60 के बीच में कितना है, 40 का है, इधर भी 40 का है, लेकिन इधर 50 का है, इधर 100 का है, इधर भी 100 का है। तो विचलन पदों के बीच का समान नहीं है, अतः पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा आपके कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करना पड़ेगा। इसकी विधि से, कल्पित माध्य विधि से। तो देखें कैसे ज्ञात करेंगे कल्पित माध्य विधि से। यहां पर मैं सारणी बना लेता हूं, एक सारणी बनाएंगे हम। सबसे पहले विकेटों की संख्या, फिर गेंदबाजों की संख्या, फिर
मध्यमान xi निकालना पड़ेगा, फिर di निकालना पड़ेगा और फिर fi गुणा di करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे आप एक सारणी बना लेंगे। ऊपर लिखेंगे इधर विकेटों की संख्या, क्या लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे विकेटों की संख्या, फिर लिखेंगे गेंदबाजों की संख्या, गेंदबाजों की संख्या यानी कि fi, फिर मध्यमान xi, फिर di बराबर xi माइनस a और फिर fi गुणा di। यहाँ पर 20 से 60, 60 से 100, 100 से 150, 150 से 250, 250 से 350 और 350 से 450। ठीक है, फिर देखो गेंदबाजों की संख्या कितनी है? 7, 5, 16, 12, 2 और 3। मध्यमान निकालना है, इसका आधा निकलेगा 40, इसका आधा 80, इसका आधा 125, फिर 200, इनका 300 और इसका 400। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर हमें क्या निकालना है? हमने ए कितना माना है? माना ए कितना माना हमने? 200। तो डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए, तो 40 माइनस 200 कितना हो जाएगा? माइनस 160। 80 माइनस 200 माइनस 120, 125 माइनस 200 माइनस का 75, 200 माइनस 200 जीरो, 300 माइनस 200 100 और 400 माइनस 200 200। एफ आई डी आई 7 गुणा 160 माइनस 1120, 5 गुणा 120 माइनस का 600, 16 गुणा 75 माइनस का 1200, जीरो, 100 गुणा 2 200, 3 गुणा 200 600। सिग्मा एफ आई डी आई कितना आएगा? माइनस 2120। एन का मान कितना आएगा? 45। ठीक है, अब देखो यहाँ पर माध्य का सूत्र आप सबको पता है, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई कह लो या एन कह लो। तो यहाँ पर 200 सॉरी ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपन सिग्मा एफ आई, तो 200 प्लस माइनस 2120 बटे में 45, तो यहाँ पर 200 माइनस 47.11 कितना आएगा? 152.89। ठीक है, ये हो जाएगा आपका माध्य का मान। ये हो गया प्रश्न संख्या 13। आगे प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 है आपका, दो खिलाड़ी हैं बाबूलाल और हुकमेश टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि बाबूलाल द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.6 है, तो हुकमेश के जीतने की प्रायिकता कितनी होगी वो आपको ज्ञात करनी है। देखें सॉल्यूशन। सबसे पहले माना की घटना ई है। क्या है? घटना ई है कि बाबूलाल मैच जीतता है। कौन मैच जीतता है? बाबूलाल मैच जीतता है। ठीक है, और घटना एफ है, और घटना एफ है कि हुकमेश मैच जीतता है। घटना एफ क्या है? कि हुकमेश मैच जीतता है। ठीक है, हमने दो घटना मानी ई और एफ, फिर लिखा है, लिखेंगे कि दिया गया है। क्या दिया गया है? बाबूलाल के मैच जीतने की प्रायिकता दी हुई है, पीई बराबर दे रखा है 0.62। तो यहां पर हमें पता है कि चूंकि मैच में केवल दो ही परिणाम हो सकते हैं, मैच में केवल दो ही परिणाम हो सकते हैं। ठीक है, अतः घटनाएं ई और एफ कैसी है? पूरक घटना है। अतः घटनाएं ई और एफ क्या है? एफ और ई दोनों पूरक घटना है, यानी एक साथ दोनों घटित हो ही नहीं सकती, दोनों में से एक समय पर घटित होगी। इसलिए पीई प्लस पी एफ दोनों का योग कितना होगा? 1। तो यहाँ पर पी एफ बराबर 1 माइनस पीई, तो 1 माइनस 0.62, तो पी एफ बराबर कितना होगा? 0.38। ठीक है, अतः लिखेंगे, अतः हुकमेश के जीतने की प्रायिकता, हुकमेश के
जीतने की जो प्रायिकता है वो कितनी है? 0.38 है। ठीक, ये हो गया प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 15, आपको अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। सॉल्यूशन लिखेंगे कि अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करने के लिए अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करने के लिए हम एपी को उल्टे क्रम में लिखते हैं। कौन से क्रम में लिख देते हैं? उल्टे क्रम के अंदर लिखते हैं। एपी को उल्टे क्रम के अंदर लिखते हैं। तो देखो यहां पर उल्टे क्रम में लिखेंगे 253, फिर 13, 8 और 3। यहां से ए बराबर कितना होगा? 253। डी बराबर कितना होगा? 8 माइनस 13 यानी माइनस का 5। और क्या चाहिए हमें? बस यही चाहिए। तो ए 20 निकालना है, तो ए प्लस 19 डी। ए का मान कितना है? 253 प्लस 19, डी का मान -5। तो 253 माइनस 85, सॉरी 95, 19 पंजे 95, कितना होगा? 95। तो कितना हो जाएगा? 158। तो 20वां पद कितना आएगा? 158 आएगा। आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 16, 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग निकालना है। तो यहां पर देखो, सबसे पहले 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच विषम संख्या है, क्या होगी? 1, 3, 5, 7 और लास्ट में 49। तो यह क्या है? यह एक एपी है। यह एक एपी है जहां ए बराबर 1 है, डी बराबर 3 माइनस 1 यानी 2 है, और ए एन बराबर कितना है? 49 है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगी? यहाँ पर पदों की संख्या। तो लिखेंगे पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए, पदों की संख्या n ज्ञात करने के लिए, तो हमें पता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। तो यहाँ पर 49 है, ए का मान 1 है, एन हमें ज्ञात करना है, डी का मान कितना है? तो डी का मान आपका 2 है ना। तो ये हो जाएगा 48 बराबर 2 एन माइनस 1। एन माइनस 1 बराबर 24, एन बराबर कितना हो जाएगा? 25। कितना हो जाएगा? 25। फिर विषम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए, विषम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए क्या होगा? एस एन बराबर एन बटा 2 ए प्लस एल, है ना। तो यहां पर देखो एस कितना है? 25। तो 25 बटा 2, ए का मान 1, एल का मान 49। तो यहाँ पर एस 25 बराबर 25 बटे 2 गुणा 50। तो एस 25 बराबर कितना होगा? 625। यही आपका अभिष्ट हल होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह आज की इस क्लास के अंदर हमने पच रेखा आकलन के प्रश्न संख्या 1 से लेकर 16 यानी भाग अ और भाग ब दोनों को अच्छे से सॉल्व करवा दिया है। उम्मीद करता हूं सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो भाग स और भाग द को हम अगली क्लास के अंदर सॉल्व करेंगे। तो यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।